बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जब से फरजाना बेगम घर पहुंची थी, उनका रोना किसी सूरत रुकने में नहीं आ रहा था। उनके पास ही उनका इकलौता बेटा सर झुकाए खामोश बैठा था। कुछ फासले पे उनकी बहू किरण मुजरिम बनी खड़ी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। जब से डॉक्टर ने बताया कि किरण बांझ है, तब से फरजाना बेगम के आंसू हर वक्त आंखों से बहने को बेताब रहते। मगर अब रोने की ताज़ा वजह ये बनी कि उनकी बचपन की सहेली फिरदौस बेगम के यहाँ दूसरे पोते की पैदाइश हुई थी। फरजाना बेगम बचपन की दोस्ती की वजह से मजबूर थी, जाना जरूरी था। वहाँ जाके जब उन्होंने फिरदौस बेगम का फूल सा पोता देखा तो उनसे जब्त करना मुश्किल हुआ। मुबारकबाद देने के बाद तबीयत की खराबी का बहाना करके वो वहाँ से जल्दी वापस आ गई। मेरी उम्र की सब पोते पोतियाँ खिला रही हैं, उनकी खुशियाँ देख रही हैं। एक मैं ही बदनसीब हूँ जिसके घर किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजती। फरजाना बेगम ने आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह पे भरोसा रखो माँ। बेटा ताहिर मिनमिनाया, पत्थर और दरख्त अल्लाह ने बनाए हैं, क्या कभी किसी पत्थर के सीने से फूल उगा है? ऐसे ही तेरी बीवी के हाँ औलाद नहीं हो सकती। कान खोल के सुन ले, अगर तूने बीवी के इश्क में दूसरी शादी ना की तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी, तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, तब अल्लाह भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। फरजाना बेगम ने तेज में कहा, जज्बाती ब्लैक मेलिंग के साथ। किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके आंसू जो काफी देर से आंखों में भरे हुए थे, गालों पे लकीर बनाते हुए बह निकले। ताहिर खामोशी से उठा, सर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बेटे की खामोशी ने फरजाना बेगम के गुस्से को मजीद हवा दी। ये दिन मुझे तेरी वजह से देखने पड़ रहे हैं। डाइन बांझ औरत, तू खुद तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं और मेरे बेटे की दूसरी शादी की राह में रुकावट बनी बैठी है। सिर्फ तेरी वजह से मेरा इकलौता बेटा बे औलाद फिर रहा है। कमजोर तू जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तेरी मौजूदगी मेरे बेटे के लिए सजा बन गई। देखना मेरी खाई लगेगी तुझे जरूर। ताहिर की खामोशी का सारा गुस्सा किरण पे निकला। फरजाना बेगम किरण को बेभाव की सुनाने के बाद अब खांस रही थी, मगर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतनी बेइज्जती पे किरण अपने मुंह पे हाथ रख के बावर्ची खाने में भागी और सिसक सिसक के रोने लगी। हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। फरजाना बेगम के मुसलसल दबाव की वजह से ताहिर का दूसरी शादी के सिलसिले में एक इनकार दम तोड़ता जा रहा था। वो अभी उसने वाज़ेह तौर पे हाँ तो ना कही, मगर वो वक्त दूर न था जब वो अपनी माँ के सामने हथियार डाल देता। ये बात किरण खूब समझती थी। इस वक्त ताहिर ऑफिस में था जब फरजाना बेगम पड़ोस के किसी घर गई हुई थी। किरण सालन पका के फारिग बैठी थी। उसके दिमाग में झक्कर से चल रहे थे, साथ ही बार बार दिल धड़क रहा था। तकरीबन 4 साल पहले वो यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थी। इस यूनिवर्सिटी में ताहिर भी पढ़ता था। किरण बेइंतहा हसीन थी। इसके तमाम क्लास फेलो लड़के इसका दिल जीतने की कोशिश कर चुके, मगर किरण का दिल दिमाग इनमें से किसी की तरफ रागिब होने पे तैयार न हुआ। ताहिर किरण से 1 साल सीनियर था, इसलिए इनकी ज्यादा मुलाकात तो ना होती, मगर आते जाते वो एक दूसरे को देख जरूर लेते। दिल ही दिल में जहां ताहिर इसके बेमिसाल हुस्न से मुतासिर हुआ, वहीं किरण भी ताहिर की शानदार पर्सनैलिटी और संजीदा रवैये की वजह से अपने दिल में एक अनोखा सा जज्बा महसूस करने लगी। उस दिन शदीद बारिश थी। किरण क्लास अटेंड करके यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर पड़ी। दर्द की ज्यादा से किरण रोने लगी। ये सारा मंजर सामने से आते ताहिर ने देखा। ताहिर ने उसे सहारा देके अपनी गाड़ी में बिठाया और करीब के हॉस्पिटल ले गया। वहाँ से इसके पाँव की पट्टी करवा के वो उसे उसके घर तक छोड़ गया। इस वाक़े के बाद वो एक दूसरे के काफी करीब आए। उनकी ये चाहत उनके घर वालों से भी ढकी छुपी न थी। और फिर एक दिन ताहिर की माँ फरजाना बेगम अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेके किरण के घर पहुँच गयी। किरण के माँ बाप ने रस्मी तौर पे सोचने के लिए चंद दिन मांगे और फिर हाँ कर दी, क्योंकि किरण के माँ बाप और बहन भाई भी ताहिर को पसंद करने लगे थे। उन्हें अपनी बेटी की खुशियाँ जीत थी। ताहिर किरण को हर तरह से खुश रख सकता था। दोनों खानदानों ने बेहतरीन तैयारियां की थी। ताहिर के वालिद ताहिर के बचपन में ही फोत हो गए थे।
फरजाना बेगम ने ताहिर को बड़े लाड और प्यार से पाला। उसके सर पे सेहरा देखने की उनकी दिली आरज़ू पूरी हो रही थी। वो जो भी करती कम था। किरण अपनी 2 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। किरण के घर में भी ये पहली शादी थी। उसके माँ बाप ने भी कोई कसर उठा न रखी थी। यूं निहायत धूमधाम से किरण ताहिर की दुल्हन बनके उसके घर आ गई। ताहिर की बेपनाह मोहब्बतों से किरण का ससुराल जन्नत महसूस हो रहा था। फरजाना बेगम बहू बेटे की नजरें उतारते न थकती और फिर ये खूबसूरत ख्वाब जैसा वक्त गुजर गया। शादी के 2 साल बाद जब किरण की गोद सूनी न रही तो फरजाना बेगम को होल से उठने लगे। उनके इसरार पे ताहिर किरण ने अपना मेडिकल चेक करवाया। डॉक्टर ने ये रूह फरसा खबर सुनाई कि किरण मां नहीं बन सकती। इस इत्तला ने ताहिर और किरण पे बिजली गिरा दी। ताहिर ने किरण को यकीन दिलाया कि वो किरण पे कभी सोतन नहीं लाएगा, मगर फरजाना बेगम हर हालत में ताहिर की दूसरी शादी पे बज़िद थी। किरण ताहिर से शदीद मोहब्बत करती थी। किसी औरत के साथ ताहिर को बांटना उसके लिए मौत से भी बढ़ के अजियतनाक था। किरण को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसका घर उजड़ने वाला है। सोच सोच के परेशानी से किरण का जहन शल हो रहा था। यूं ही बैठे बैठे उसे रानी का ख्याल आया। अपनी बहनें उससे हासी छोटी थी, मगर रानी किरण की हम उम्र थी, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों अपने हर काम में एक दूसरे से मशवरा किया करती। इसके अलावा उन दोनों के घर भी साथ साथ थे। शादी के बाद दोनों में पहले जैसा मिलना मिलाना तो ना रहा, मगर किसी तकरीब या फिर त्योहार में वो एक दूसरे से जरूर मिलती थी। रानी का ख्याल आते ही किरण ने रानी का नंबर मिलाया। फोन रानी ने उठाया। सलाम दुआ के बाद रानी ने किरण का हाल पूछा तो किरण ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। किरण, आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? किरण के ऐसे रोने पे रानी बौखला गई। रानी, तुमसे मिलने को बड़ा दिल चाह रहा है। मैं आज शाम तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। किरण ने बमुश्किल तमाम हिचकियों के दरमियान कहा और फोन बंद कर दिया। इस मसले का एक ही हल है, रानी ने सारी किताब सुनने के बाद पुरसोच अंदाज में कहा। किरण इस वक्त रानी के सामने बैठी अपनी कहानी बता के सारो किताब रो रही थी। वो क्या? किरण ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, शाहजा। रानी ने किरण की आंखों में देखते हुए कहा, शाहजा? किरण जैसे खुद गुलामी करने लगी। ये शाहजा कौन है और मेरी मदद कैसे कर सकता है? किरण ने उलझे हुए लहजे में सवाल किया। शाहजा मेरा कजन है। उसका असल नाम शहरोज है, मगर सब लोग उसे शाहजा के उर्फ से बुलाते हैं। दरअसल शाहजा को बचपन से ही जादू टूना सीखने का बेहद शौक था। इसी सिलसिले में कई फ्राडियों से बेवकूफ बनने के बाद उसे एक ऐसा जादूगर मिला जो वाकई जादू का इल्म जानता था। शाहजा की बेहद मिन्नत समाजत और जुनून को देखते हुए शाहजा को अपनी शागिर्दी में लेने पे तैयार हुआ। हालांकि उसके घर वाले इसके इस खतरनाक शौक से सख्त बेजार थे। शाहजा ने कई बार अपने वालिद से मार भी खाई और बिलाहिर घर से निकाल दिया गया, मगर वो धुन का पक्का था, लिहाजा पुर असरार अलूम सीख के रहा। अब वो घर वालों से अलग एक मकान में रहता है और एक माहिर जादूगर है। अगर हम उससे मिले तो हो सकता है कि वो इस गंभीर मसले का कोई हल निकाल सके। रानी ने किरण को तफसील बताई, मगर रानी की बात सुन के किरण ने जाने क्या कहना चाहा, मगर कह न पाई। किरण कुछ देर तक सर झुकाई बैठी रही और दोबारा बोली तो उसकी आवाज लरस रही थी। रानी, क्या मेरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा? किरण इस वक्त हसरतो यास का मुजस्मा लग रही थी। तुम फिक्र मत करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। रानी ने किरण के हाथ थाम के मोहब्बत से कहा। शाहजा 26-27 साल का जवान मर्द था। लंबा कद, वर्जिशी जिस्म, खास तौर पे उसके बाजू और सीने के मसल शानदार थे। चेहरे के हदो हाल भी अच्छे थे। बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, मुतनासिब चेहरा, खुलिये से वो बड़ा ही खुरदरा दिखाई देता था। उसकी आंखों में गजब का ठहराव था। अगर कोई उसकी आंखों की तरफ गौर से देखे तो उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगती थी। किरण की जुबानी तफसील जानने के बाद उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, औलाद तो हो सकती है, मगर तरीकेकार काफी पेचीदा और मुश्किल है। उसकी बात सुन के किरण झट बोली, मैं हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे यहाँ औलाद हो जाए और मेरा घर टूटने से बच जाए। मेरे मियाँ दूसरी शादी ना करे। किरण इतना कह के एक बार फिर से रोने लगी। खुद को संभालिए मोहतरमा और बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई वली नहीं कि आप पे कुछ फूंकूं और मसला हल हो जाए। मैं एक जादूगर हूँ और जादू के बल पे जो चीजें हासिल की जाती हैं उनके लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो इंसान नहीं करना चाहता। ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की कई तकलीफ बर्दाश्त करके जादू की दुनिया में कुछ किया जा सकता है। हाँ, अगर आप वाकई हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करने का हौसला रखती हैं तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शाहजा ने सपाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल की।
मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं हर मुश्किल का सामना करूंगी। माँ बनने की खातिर और अपना घर बचाने की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो। बेशक किरण की आवाज अंदरूनी अज़म की गुमाज थी। तो ठीक है, फिर आप कल तशरीफ लाइएगा। मैं आज रात कुछ जरूरी मालूमात हासिल करूंगा अमल के सिलसिले में, और इन मालूमात के लिए मुझे अपनी उस्ताद की रूह से राबिता करना होगा, जो सिर्फ रात के वक्त ही मुमकिन है। शाहजा भाई, किरण का मसला हल तो हो जाएगा ना? रानी ने कजन और शाहजा की गुफ्तगू के दौरान पहली बार जुबान खोली। बेफिक्र रहिए। शाहजा के होंठों पे पुरअसरार मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी नजरें किरण के सरापे पे जमी हुई थी। शाहजा की तरफ से होके किरण घर आई और चाबी से ऑटोमेटिक ताला खोल के घर के अंदर दाखिल हुई। घर में सन्नाटा था। किरण लॉन से होके अंदर दाखिल हुई। उसका ख्याल यही था कि फरजाना बेगम आराम कर रही होंगे और ताहिर हस्बे मामूल ऑफिस होगा। कॉमन रूम से अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसे बातों की आवाज आई। पहले तो वो यही समझी कि शायद फरजाना बेगम किसी से फोन पे बात कर रही है, मगर जब उसे कमरे से मर्दाना आवाज भी आती महसूस हुई तो तजस्सुस के हाथों मजबूर होके उसकी कदम फरजाना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गए। जब उसने दरवाजे की छड़ी से झांका तो आगे का मंजर देख के हैरान रह गई, क्योंकि फरजाना बेगम फुल स्पीड से किसी लड़की की तारीफें कर रही थी और ताहिर सर झुकाए उनके सामने बैठा था। नसरीन से शादी करके तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। शक्ल सूरत तो प्यारी है ही, साथ में बेहद सलीकामंद भी है, और सबसे बढ़ के वो तुम्हें बाप बनाएगी, मैं दादी बनूंगी, हमारे घर में खुशियाँ आएगी। अगर इनका ये मुतालबा है कि तुम्हें किरण को तलाक देनी होगी तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी वो तुम्हारे लिए बेकार है। मुझे यकीन है कि नसरीन से शादी करके तुम किरण को भूल जाओगे। जब फूल सा बच्चा तुम्हारी गोद में आके मुस्कुराएगा तो तुम्हें उस मनहूस की याद तक न आएगी। बेटे, मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज अगर मेरी आंखें बंद हो जाएं तो सारी जिंदगी उस मनहूस के इश्क के कैद खाने में बेऔलादपन बन के गुजारेगा। तुझे खानदान का नाम बचाने की खातिर दूसरी शादी करनी होगी। हाँ कह दे बेटा, हाँ कह दे। मैं माँ हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती हूँ। फरजाना बेगम ने इतना कह के जारो की तार होते हुए ताहिर के पाँव पकड़ लिए। अम्मा ये क्या कर रही है? मुझे इतना सख्त गुनहगार करके मैं जिंदा ही न रहूं। ताहिर तरफ ही तो गया था। तो फिर तुझे दूसरी शादी करनी होगी। फरजाना बेगम जोर देके बोली। ठीक है अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ताहिर की हालत ऐसी थी जैसे कोई जवारी अपना सब कुछ हार दे। माँ सदके, माँ वारी, मेरा बच्चा जुग जुग जिए, दूध नहाए, फूटो फले। बेटे, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली। अगर आज तू शादी के लिए तैयार न होता तो मैं जान दे देती। ताहिर के हाँ कहने से फरजाना बेगम खुशी से पागल हुए जा रही थी और दीवानावार ताहिर को प्यार कर रही थी। दरवाजे से लगी किरण पत्थर का मुजस्मा बन चुकी थी। उसने अपना वजूद बेजान लाश की तरह लग रहा था, जैसे सजाए मौत पाने वाला मुजरिम कमरे अदालत में दाखिल हो और बिस्तर पे गिर के गहरे गहरे सांस लेने लगी। आंसू उसकी आंखों से बेआवाज बह रहे थे। दूसरे दिन किरण ने रानी के घर फोन किया शाजी के पास जाने के सिलसिले में। फोन रानी के शोहर ने उठाया। रानी को कल शाम से शदीद बुखार है, वो दवा खा के अभी सोई है, उसे जगाया नहीं जा सकता। रानी के शोहर ने बिसार से लहजे में कहा तो किरण को मायूस होके फोन रखना पड़ा। शाजी के पास जाना कितना जरूरी है और रानी का बुखार, अब मैं क्या करूं? बेचैनी और परेशानी से किरण की जान निकलने लगी। रानी को बुखार है तो क्या हुआ, तुम शाजी के पास खुद ही चली जाओ। असली दुश्मन शैतान ने किरण के जहन को गुदगुदाया और किरण ने फौरन उस पे अमल करते हुए घर से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। किरण को देख के शाजी के लबों पे फतेहाना मुस्कुराहट खेलने लगी। मैं आपके मसले का हल तलाश कर चुका हूँ। माँ बनने के लिए आपको 21 दिन मेरे जेरे साया एक अलग कमरे में एक बड़ा सा चाकू रख के तिलिस्म पढ़ना होगा। 20 दिन तक आप ऐसे अमल करेंगी, मगर 21वें दिन मुकर्रर तादाद बढ़ने के बाद आपको वो चाकू एक नौमालूम बच्चे के सीने में उतारना होगा और फिर उसका खून पीना होगा। इस अमल की वजह से वो बच्चा दोबारा आपके बतन में जन्म लेगा। शाजी ने अपनी बात मुकम्मल की। किरण की आंखों में देखा। किरण की आंखें शाजी की खौफनाक गुफ्तगू से फटी की फटी रह गई। ये कैसे मुमकिन है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? 21 दिन तक मैं अपने घर से दूर कैसे रहूंगी? और फिर एक बच्चे का खून? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किरण ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रख दिए। जब तक आप मेरे पास रहेंगी तब तक मेरे ताबे एक बदरू आपकी शक्ल में आपके घर रहेगी। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा तो आप आराम से अपने घर वापस जा सकेंगी और आपके मियाँ या सास को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जहाँ तक बच्चे के खून की बात है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप कौन सा बच्चे को शौकिया कत्ल करेंगी? आप तो फिर मजबूरी से ऐसा करेंगी और फिर वैसे भी वो बच्चा दोबारा आपकी जात से जन्म ले लेगा। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की बात है, वरना ये कुछ ऐसा नामुमकिन नहीं।
हाँ, अगर आप ये सब नहीं करती तो आपको अपनी तलाक और शोहर की दूसरी शादी के लिए तैयार रहना चाहिए। शाज़े ने किरण को नफ्सियाती तौर पे जज किया। अपनी तलाक और ताहिर की दूसरी शादी का ख्याल करके किरण की सांस रुकने लगी। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि अगर कोई रास्ता उसे तबाही से बचा सकता है तो वो यही रास्ता था। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई बदरूह मेरा रूप धार के मेरे घर मेरी जगह रहे, और अगर इन 21 दिनों के दौरान मेरी सास ने ताहिर की दूसरी शादी करवाई तो किरण ने बेहद कमजोर से लहजे में कहा, इस सिलसिले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपकी गैर मौजूदगी में आपका शोहर दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। शाज़े ने भारी आवाज में कहा, और रह गया बदरूह का आपकी शक्ल इख्तियार करना, तो बज़ाहिर मुश्किल सी बात है, मगर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं एक माहिर जादूगर हूँ, कोई शोबदेबाज नहीं। आप अपनी आंखों से अपनी बदरूह देख लीजिए। शाज़े इतना कह के अपनी जगह से उठा और साथ वाले कमरे में चला गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद आया तो उसके हाथों में एक अजीब सी बोतल और एक मिट्टी का दिया था। उसने दिया रोशन किया, बोतल अपने सामने रख के कुछ पढ़ने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद बोतल में से धुआं निकलना शुरू हुआ। कुछ देर के बाद वहाँ एक इंतहाई डरावनी और बदशक्ल बदरूह मौजूद थी। उसकी आंखों की जगह 2 गड़े थे जिनमें जैसे अंगारे भरे थे। खुलिये के एतबार से वो बदशक्ल औरत बड़ी ही डरावनी और खौफनाक थी। इतनी खौफनाक बला को देख के किरण परेशान हो गई। शनोका, ये खातून जो सामने बैठी है, इनका रूप धार ले। शाज़े ने बारूक आवाज में उस शनोका नामी बदरूह को हुक्म दिया। कुछ देर के बाद किरण की आंखों के सामने वो खुद खड़ी थी। कुछ भी फर्क नहीं रह गया था उसमें और इस बदरूह में। शाज़े अपने प्यासे होंठों पे जुबान फेरते हुए गौर से किरण के तासुरात नोट कर रहा था। रात का 1 बज रहा था। ताहिर, फरजाना बेगम गहरी नींद में थे। किरण की खुली हुई आंखों में अजीब सी वीरानी थी। अचानक मगर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कमरे में छनोका वारिद हुई। उसने किरण का रूप धार रखा था। किरण का दिल बुरी तरह से धक धक करने लगा। हालात की सितम जरीफी से उसका कलेजा फटा जा रहा था। बमुश्किल बदरूह उसके सामने खड़ी थी और घर से बाहर निकल आई। छनोका ने अंदर से दरवाजा बंद किया। कुछ देर तक किरण सख्ते से आलम में अपने घर के दरवाजे को देखती गई और फिर गली के सिरे की तरफ बढ़ गई, जहां अपनी लांसर में शाज़े उसका मुंतजिर था। रास्ते में किरण का ज़ब्त अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके बैठी थी, फिर भी कोई बेकरार आंसू पलकों की हदूद से छलक जाता। वो फौरन बेदर्दी से आंखें मसल देती। ड्राइविंग सीट पे बैठा शाज़े किरण की हालत से बेखबर नहीं था। इस कदर जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर आपकी गोद भर जाएगी और घर भी उजड़ने से बच जाएगा। इस दौरान आपको हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। शाज़े ने इतना कह के किरण के मरमरी हाथ पे अपना बड़ा और मजबूत सा हाथ रखा। जी मैं ठीक हूँ। किरण बमुश्किल तमाम इतना कह पाई। उसने अपना हाथ आहिस्ता से शाज़े के हाथ के नीचे से निकाला। शाज़े ज़ेरे-लब मुस्कुरा दिया। घर पहुँच के शाज़े ने किरण को वो कमरा दिखाया जहाँ 21 दिन तक उसे रहना और अमल भी करना था। वो एक बड़ा कमरा था, मगर उसमें कोई खिड़की न थी, इसलिए वो अंधेरा अंधेरा महसूस कर रही थी। एक छोटा सा रोशनदान जरूर था, जो कि कमरे की मुनासबत से नाकाफी था। कमरे में एक डबल बेड था। एक कोने में सोफा रखा था। जमीन पे फूलदार ईरानी कालीन बिछा था। उस कालीन पे कमरे के वस में काले रंग की कुशन रखी थी, जिसके आगे तश्त में एक लंबा सा चाकू रखा था। बकुल शाज़े के किरण को इसी जगह बैठ के अमल करना था और 21वीं रात यही चाकू बच्चे के सीने में उतारना था। शाज़े के कमरे से जाने के बाद किरण घायल परिंदे की तरह जमीन पे बैठ गई। उसका दिमाग साइंसी करने लगा और दिल डोल की तरह बजने लगा। उसकी आंखें खुश्क थी, शायद तकदीर की तरह आंसू भी उससे रूठ गए थे। किरण ने एक रात का अमल मुकम्मल किया। अमल पढ़ने में उसे तकरीबन 4 घंटे लगे। किरण की आंख खुली तो दिन के 10:30 बज गए थे। बेड की साइड टेबल पे नाश्ता रखा था। किरण को सख्त भूख महसूस हो रही थी, लिहाजा वो अटैच बात से मुंह हाथ धोने के बाद नाश्ता करने लगी। नाश्ता बड़े मजे का था, मगर अंदरूनी गमों की वजह से निवाले बार बार उसके हलक में फंसे जा रहे थे। तकरीबन 2 घंटे के बाद दरवाजे में दस्तक हुई। किरण इस वक्त सोफे पे बैठी आने वाले दिनों पर गौर कर रही थी। दस्तक से वो चौंक के हकीकत की दुनिया में लौट आई। दुपट्टा सर पे लेके दरवाजा खोल दिया। सामने शाज़े खड़ा था। कैसे हैं आप? उसके होंठों पे मुस्कुराहट थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण, आपको मालूम है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। जब से मैंने आपको देखा है मेरा दिल बार बार धड़कने लगा है। हालांकि मेरे लिए हसीन लड़कियों की कोई कमी नहीं। न जाने आपके हुस्न में ऐसा क्या है कि एक पल में मेरा दिल खो गया। अब मेरे साथ दोस्ती कर लें। शाज़े उसके बड़े करीब आ गया था। ये आप क्या कर रहे हैं? वक्त की नजाकत और शाज़े के इरादे का ख्याल करके वो हक्का बक्का रह गई। उसने अपनी फटी फटी आंखों से शाज़े की पुरअसरार चमक वाली आंखों में से शाज़े की पुरअसरार चमक वाली आंखों में देखा और फिर उसका जहन बिल्कुल माऊफ हो गया। अगले पल
वो शाजे की मजबूत बाहों में थी। वो उसके नरम और गुलाबी होठों पे अपना तसल्लुत जमाकर किरण ने मुज़ाहमत की कोशिश की, मगर शाजे जैसे मर्द से खुद को बचा लेना उसके लिए मुमकिन ही कब था। शाजे की शैतानी प्यास अपने अरूज पे पहुंच चुकी थी। किरण का नर्मो नाजुक दूध जैसा सरापा उसके सामने था। शाजे को ऐसे लगा जैसे दूध की नदी बह रही हो और फिर शाजे उस नदी में कूद गया हो। तकरीबन घंटे भर तक वो किरण के जिस्म की धज्जियां बखेरता रहा। कुछ देर के बाद जब किरण के हाथ बहाल हुए, उसका अंग अंग होने वाले जुल्फे सरापा एहतजाज हुआ। वो अपनी चूर चूर वजूद पे मातिम करने लगी। जानवर दरिंदे, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों? इसलिए कि तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती हो। शाजी ने उसे एक बार फिर अपने सीने से भींच लिया और अपनी होंठों से किरण के होंठ मसलने लगा और फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। किरण रात को अमल करती और दिन को शाजी उसके जिस्म उथेर के रख देता। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा और 21वें रात आ गई। शाजी काफी देर से गायब था। जब वो लौटा तो उसकी गोद में एक फूल सा बच्चा था। किरण का दिल गम से फटने लगा, मगर वो इस मनहूस रास्ते पे इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वापसी का कोई रास्ता बचा न था। जब रात को वो अमल महसूस तादाद में पड़ चुकी तो उसने कांपते हाथों से तेजदार चाकू उठाया। उसका पूरा जिस्म हिजार रसीदा पत्ते की तरह लरस रहा था, लेकिन उसे अपनी हालत पे काबू पाना था। किरण ने आंखें बंद की और पूरे का पूरा चाकू मासूम नौमौलूद बच्चे के सीने में उतार दिया। बच्चे के जिस्म ने चंद झटके लिए और साकित हो गया। कुछ देर के बाद किरण बच्चे की लाश से बहता हुआ खून पी रही थी। खून पी के वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पे लेटी थी। उसने उठ के देखा तो बच्चे की लाश, खून और चाकू सब कुछ गायब था। यकीनन ये सारी तब्दीलियां शाजे ने की थी। बहरहाल अब वो आजाद थी। अमल मुकम्मल हो चुका था और अब वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहती थी। वो बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम में शाजे मौजूद था। कामयाबी मुबारक हो जानम, शाजे ने उसे गले से लगा लिया। प्लीज शाजे, मैं अब फौरन अपने घर वापस आना चाहती हूँ, किरण ने खुद को शाजे से अलग करते हुए कहा। जाने उसके लहजे में लजाजत थी या नफरत, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी जल्दी मुझसे दूर होना चाहती हो, इसलिए तुम्हारे जागने से पहले मैं चनोका से बात कर चुका हूँ। वो घर की कुछ चीजें लेने के बहाने तुम्हारे घर से निकल चुकी है। चीजें लेने के बाद वो सीधा यहाँ आएगी और तुम उसके कपड़े पहन के और चीजें लेके अपने घर चली जाओगी। तब तक तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा जाने मन। शाजे की हबीस मुस्कुराहट गहरी हुई और वो किरण को गोद में उठा के बेडरूम में ले गया। यूँ तो उसने पहले भी कभी कोई कसर न छोड़ी, मगर आज उसकी शिद्दत कुछ ज्यादा ही अरूज पे थी। शायद वो इस आखिरी मौके को यादगार बनाना चाहता था। जब शाजे अपनी मनमानी कर चुका तो चनोका अचानक कमरे में आई। टोकरी उसके हाथ में थी। उस वक्त किरण और शाजे बिस्तर पर बेतरतीब मौजूद थे। चनोका ने उन दोनों को इस हालत में देख के इंतहाई बेहुदा सा कहकहाल गाया। किरण बेबसी और शर्मिंदगी से कटके रह गई, जबकि शाजे बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। किरण जब अपने घर के सामने पहुंची तो इससे जब्त करना मुश्किल हुआ। वो घर के गेट से लग के बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। ताहिर दफ्तर से घर वापस आया। उसे गेट के करीब किरण रोती नजर आई। वो सख्त हैरान हुआ। क्या हुआ किरण, तुम ऐसे सड़क पे बैठ के क्यों रो रही हो? परेशानी ताहिर की आवाज से आया थी। किरण उससे लिपटी और मजीद शिद्दत से रोने लगी। ताहिर ने उससे रोने की वजह पूछी, मगर वो हर सवाल के जवाब में सिर्फ आंसू बहाती रही। कहने को उसके पास था भी क्या। जाने कितने अरसे के बाद इस घर में खुशबू ने कदम रखा। ताहिर और किरण को जैसे जिंदगी मिल गई। फरजाना बेगम को हर पर ऐसे लग रहा था जैसे खुशी के मारे अभी उनका दम निकल जाएगा। अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी है कि लग तक सेहरा गुल गुलजार हुआ। अल्लाह, जब तक मैं अपने पोते का चांद सा चेहरा न देखूं तब तक मुझे अपने पास मत बुलाना, फिर बाद में जैसे तेरी मर्जी। वो गिरगिरा के दुआएं मांगती और फिर वो दिन आया जिसके इंतजार में वक्त काटे ना कट रहा था। किरण ने खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। ताहिर और फरजाना बेगम खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे। खुश तो किरण भी बहुत थी। आखिर अल्लाह ने इतने अरसे में उसकी गोद भरी थी। मगर जब उसने बच्चे को देखा तो उसका दिल टूट गया। पैदाशी तौर पर बच्चे की शबाहत बिल्कुल शाजे जैसी थी। ये सोच के किरण को चक्कर आने लगा, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जो लोग बच्चा देखने आए वो भी यही कहते, बच्चा न माँ पे है और न ही बाप पे, अपनी ही शक्ल है। और ये शक्ल किसकी थी ये सिर्फ किरण जानती थी। बच्चे का नाम रखने का मरहला आया तो फरजाना बेगम ने बच्चे का नाम शहरोज रखने का इरादा जाहिर किया। ताहिर को भी ये नाम पसंद आया, जबकि किरण का दिल धक से रह गया। शहरोज यानी शाजे का असल नाम। क्या मुझे अपने बच्चे को इस नाम से पुकारना पड़ेगा जिससे इस कदर तल्ख यादें वाबस्ता है? सोच सोच के किरण को खोल उठ रहे थे। फिर उसने फरजाना बेगम से बात करने का फैसला किया। अम्मा जी, एक रिक्वेस्ट है। वो बेहद लजाजत से गोया हुई। फरजाना बेगम इस वक्त असर की नमाज पढ़ के फारिग हुई थी। कहो मेरी बच्ची, फरजाना बेगम निहायत मोहब्बत से बोली।
जब से किरण ने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी तब से फरजाना बेगम का रवैया दोबारा वैसा हो गया था जैसा शादी के वक्त था। अम्मा जी, मुझे ये नाम शहरोज बड़ा बुरा लगता है, प्लीज अगर आप ये नाम बदल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। किरण उन्हें इल्तिजाया नजरों से देखने लगी। लो, इतनी सी बात? फरजाना बेगम मुस्कुरा के बोली, जो नाम हमारी बहू को पसंद होगा वही होगा, वो आज से इस घर में नहीं लिया जाएगा। फरजाना बेगम ने पुरइसरार होते हुए कहा और फिर बाहमी रजामंदी से बच्चे का नाम तारिक फाइनल हो गया। वक्त गुजरता रहा, तारिक नाजो नम में पलता रहा। वो एक निहायत बदतमीज, नालायक और जिद्दी बच्चा था। बाप की मारने पे भी उसे कभी असर ना किया। वो माँ बाप या दादी वगैरह से सीधे मुंह बात न करता और फिर उसने सिर्फ 7वीं जमात से स्कूल छोड़ दिया। सबने समझाया, तालीम की अहमियत बताई, मगर उसका जवाब था, गोली मारो इन किताबों को, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। फिर तारिक अपनी जिद पे कायम रहा। सबने हार मानी। 14 साल की उम्र तक इसमें दुनिया भर की बुराइयां आ चुकी थी। सिगरेट, नशा, चोरी, आवारागर्दी, ऐसी कौन सी बुराई थी जो उसमें ना थी। पोते के लक्षण देके फरजाना बेगम वक्त से कुछ पहले ही कब्र में जा सोई। तारिक जब 21 साल का हुआ तो एक खतरनाक क्रिमिनल बन चुका था। डकैती, कत्ल की कई वारदातों में मुलव्वस था। कभी कभार घर आता, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करता और पैसे लेके चला जाता। उस दिन इतवार था। ताहिर अपने किसी दोस्त की यादत करने घर से गया था। किरण काम वाली मासी हमीदा से काम करवा रही थी। मासी हमीदा यहाँ बड़े अरसे से काम कर रही थी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक न थी, लिहाजा वो अपने साथ अपनी जवान साला पोती जमीला को लेके आई ताकि काम जल्दी हो सके। अचानक तारिक आया। इस वक्त किरण मासी हमीदा से अपने कमरे की झाड़ पूछ करवा रही थी और जमीला सहन में दारू लगवा रही थी। तारिक ने साजगार मौका देके जमीला के मुंह पे हाथ रखा, उसे घसीट के स्टोर रूम में ले गया। फिर उसने उसे शदीद ज्यादती का निशाना बनाया और खून में लथपथ छोड़ के फरार हुआ। इस वाक़े के बाद ताहिर ने तारिक पे अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और ऐसे तकरीबन 1.5 साल गुजरा। इस दौरान ताहिर और किरण का तारिक से कोई राब्ता न रहा। एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा किरण ने खोला। सामने पुलिस वाला खड़ा था। ताहिर, दुरानी का घर यही है? पुलिस वाले ने रिवायती अंदाज में सवाल किया। जी हाँ, यही है। बात क्या है? आप कौन है? पुलिस वाले ने किरण को जवाब देने के बजाय दोबारा सवाल किया। मैं इनकी बीवी हूँ, किरण ने कहा। तो पुलिस वाले ने हाथ से मानीखेज लहजे में पूछा, अच्छा बात यह है बीबी, कल पुलिस मुकाबले में 3 डकैत मारे गए, जबकि 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। जो 3 डकैत मारे गए उनमें एक की जेब से आप लोगों का एड्रेस बरामद हुआ। गिरफ्तार होने वाले 2 डकैतों ने इस डकैत का नाम तारिक बताया। पुलिस वाला मजीद कुछ कहना चाहता था। किरण चुकरा के जमीन पे गिरी। इतने में अंदर से ताहिर आया और जब उसे हकीकत हाल पता चला तो उससे भी जब्त करना मुश्किल हुआ। बहरहाल ताहिर किरण को तसल्ली देके पुलिस वालों के साथ रवाना हुआ। जब वो लौटा तो उसके साथ तारिक नहीं बल्कि तारिक की लाश थी। कुछ ही देर में मैयत घर के सहन में पड़ी थी। तमाम रिश्तेदार अहबाब घर आ चुके थे। किरण चीख चीख के रो रही थी जबकि ताहिर एक कोने में साकिर बैठा था। हिम्मत करो मेरे भाई, अल्लाह को यही मंजूर था। ताहिर के खालाजाद भाई ने ताहिर को गले लगाना चाहा, मगर ये क्या, ताहिर की गर्दन एक तरफ डलक गई। जाने वो कब का जिंदगी से रिश्ता तोड़ चुका था। ताहिर की मौत से किरण को सकता हुआ। एक घर से 2 जनाजे एक साथ निकले तो कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी। किरण के लिए तो आज का दिन रोजे हशर था और फिर ताहिर और ताकिर को दफन कर दिया गया। किरण में तारिक का झोला रखा था जो कि बचपन में झूला करता था। किरण घंटे लेटकर जमीन पे बैठी। आंसू की आंखों से एक तवातर से बह रहे थे। परवरदिगार मुझे मुआफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे। किरण ने दोनों हाथ जोड़ के मुंह आसमान की तरफ किया। वो तड़प तड़प के उस जात से मुआफिया मांग रही थी जो सब मुआफ करने वालों से ज्यादा मुआफ करने वाला है, जो रहम करने वालों में बहुत अजीम है। कुछ देर के बाद वहाँ एक बदरू जिस्म पड़ा था जिसके हाथ मरने के बाद भी मुआफी के अंदाज में जुड़े थे और बेनूर आंखें आसमान की तरफ टिकी हुई थी। सामने लगा खाली झूला खुद ब खुद आगे हिल रहा था।